नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का वसंत एजुकेशन हब पर। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो संबंधित है सरकारी भर्ती जो परीक्षाएं हैं, एमपीपीएससी, एसएससी, पीईबी या यूपीएससी या रेलवे, किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स की एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के हमारे मुख्य अतिथि के माध्यम से हम ये जानेंगे कि करंट अफेयर्स की ये जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो हमें कहां तक परीक्षा में अपने नंबर को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा आज के हमारे मुख्य अतिथि से। सर, आज के हमारे मुख्य अतिथि का नाम है अभिषेक शुक्ला सर, जो कि पिछले 10 वर्षों से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित कई यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बच्चों को करवा रहे हैं और बच्चों ने सर के मार्गदर्शन में काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से सर को बच्चों के प्रति जो कहीं ना कहीं लगाव है वो मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है और सर करंट अफेयर के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी विशेष जानकार हैं। तो आज की चर्चा का जो मुद्दा है सर, पहले वो मुद्दा स्टार्ट होने के पहले मैं चाहूँगा आप बच्चों को संबोधित करके अपने गोल्डन वर्ड्स उनको राह दिखाते हुए कुछ कहिए, फिर हम आज की चर्चा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े अच्छे से मेरा परिचय दिया, पर ये तो सर के भाव हैं। और रही बात कि एक शिक्षक की, तो शिक्षक का जो महत्व होता है वो बच्चों से ही होता है और हमेशा हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि बच्चों तक बेहतर कंटेंट और बेहतर तरीके से कंटेंट पहुंचाया जाए। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उन सबको सेग्रीगेट करते हुए बेहतर तरीके से बच्चे तक एक बेहतर कंटेंट और एक बेहतर माध्यम से, दोनों चीजें हैं कि बच्चा भटके भी ना और उसको एक अच्छा रिजल्ट भी मिले। हम कोशिश दोनों चीजों की करते हैं और पिछले 10 साल से यह प्रक्रिया अनवरत जारी है और सर मुझे लगता है कि ईश्वर के आशीर्वाद से यह प्रक्रिया चलती रहेगी। बिल्कुल सर, बहुत सही कहा आपने और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा भी है आपका बच्चों के प्रति लगाव और सारी बातें। तो चलिए सर, फिर बिना किसी समय को गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक भी है कि हमें करंट अफेयर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैंने कुछ सर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं और जो बच्चे लगातार मुझसे पूछते हैं, आपसे भी बच्चे ये प्रश्न पूछते होंगे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बच्चों तक इन प्रश्नों के उत्तर जो उन तक प्रस्तुत करना चाहते हैं आपके द्वारा। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि एक्चुअल में सर करंट अफेयर्स होता क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में संभवतः जहाँ तक मुझे ठीक से याद है, ये जो परीक्षाएं हैं प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत, तो इन परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया है कि सचिन तेंदुलकर साहब को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया। और ये प्रश्न पूछा गया है एमपीपीएससी, संभवतः अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ तो 2015 की प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा है। अब 2015 के प्रश्न में लगभग, अगर मैं करेक्ट हूँ तो 94-95 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो ये सर करंट है या नहीं है, क्या इस संबंध में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं? सर एक बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न उठाया है कि तेंदुलकर साहब को जब मिला अर्जुन अवार्ड, ये प्रश्न आया। अब इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं, अगर मैं सीधे तौर पे कहूं तो ये करंट अफेयर्स हैं। होता क्या है सर, आज की कोई घटना है उसका मिसलेनियस पार्ट हमें हमेशा कवर करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ लेता हूं कि अभी पुलवामा हुआ जी सर, और उसके पहले अगर अपन देखें तो हमारे पास पठानकोट हुआ, ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध सी स्थिति है। बिल्कुल सर, है ना, और अभी सीज फायर भी हुआ। ठीक, अगर आज के कंटेक्स्ट से देखूं और हमसे 47 का वॉर, जम्मू कश्मीर का युद्ध, यहां से प्रश्न आ जाए, 65 के वॉर से प्रश्न आ जाए, 71 के वॉर से प्रश्न आ जाए, अगर मैं बात करूं 99 के वॉर से प्रश्न आ जाए, या मैं कहूं कि परमवीर चक्र से प्रश्न आ जाए, तो हमें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आते हैं आपके उस प्रश्न में, जिस वर्ष यह पूछा गया कि तेंदुलकर साहब को अर्जुन अवार्ड कब मिला। बिल्कुल सर, उसी वर्ष तेंदुलकर साहब को मिला था सर भारत रत्न। अब बात क्या है कि उनका जब भारत रत्न मिला तो हमारा कर्तव्य है कि हम वहां पे उनको अर्जुन अवार्ड कब मिला यह भी पढ़ लें। हम यह भी पढ़ लें कि उन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कब मिला या दूसरा कोई प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार जो उनको प्राप्त हुआ हो, हम यह भी देख लें और उसका एक मिसलेनियस क्रिएट कर लें कि इनसे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हाल ही में लता मंगेशकर जी दिवंगत हो गई, पंचतत्व में विलीन हुई,
तो ये पूछा गया प्रश्न एमपीपीएससी में कि लता मंगेशकर जी के साथ भारत रत्न किसे दिया गया। हाँ, क्लियर है? बिल्कुल सही। मतलब जो हमारी करंट की अप्रोच है वो मिसलिनियस से भी जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल जुड़ी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि इसरो की 101वीं सैटेलाइट जो है लॉन्च हुई पर वो असफल रही। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सारी चीजें देख लें कि इसरो की सैटेलाइट 100वीं कौन सी थी, सबसे ज्यादा बड़ी सबसे ज्यादा एक साथ सैटेलाइट हमने कब लॉन्च करी, ये भी प्रश्न पूछा एक बार पूछा जा चुका है। PSLV-C 25-24 करके बिल्कुल, PSLV-C 37 था शायद, I think, 37, हाँ। है ना। तो वहां से अगर अपन उठाकर देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकलकर आती हैं जहां से हमें देखना चाहिए। अब हम PSLV की पूरी जर्नी, क्योंकि PSLV ही हमारा फेल हुआ जिस पे हमें सबसे ज्यादा फेथ है, तो PSLV का दूसरा नाम क्या है, अगर अपन ऐसा देख लें, ये भी पूछ सकता है। हाल ही में इसरो के चेयरमैन चेंज हुए हैं, उनसे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछ ले, तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए कि हमारी पेरीफेरी में क्या चल रहा है। ऐसा ही एक एग्जांपल उठाकर देखें सर, तो अभी अपन हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको हम भेजना चाह रहे हैं कहाँ, अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर। अब किन किन को हमने सेलेक्ट किया है ना, उसमें से एक शुक्ला जी हैं, सुधांशु शुक्ला जी, उनको भेजा जा रहा है एक दूसरे मिशन के तहत ऑलरेडी कहाँ, स्पेस में, है ना। तो वो मिशन कौन सा है ना, किसके द्वारा चलाया जा रहा, कितनी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हमें किसी भी चीज की पूरी पेरीफेरी को कवर कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसी में एक एग्जांपल उठाऊंगा सर, और बिल्कुल सर। S-400 की अगर अपन बात करते हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो अगर हम इसको साइंस से सर को रिलेट करें तो हम इसमें ये देखें कि कौन सा डॉपलर इफेक्ट कैसे यूज हो रहा है इसमें हम साउंड वेव्स का कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हमसे मैक गति डायरेक्ट पूछ ले, क्योंकि ब्रह्मोस का भी प्रयोग हुआ, तो हमको सरप्राइज नहीं होना है कि मैक यहां पे कहां से आ गया, बिकॉज उसने करंट से उसको उठा लिया है। तो बच्चों ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। सर का ये कहना है कि जब भी हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो इसको विविध से करंट रिलेट जरूर करें। बिल्कुल। जैसे कि सर ने काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं उसके संबंध में। अभी वर्तमान में जो घटनाएं चल रही हैं उन घटनाओं का विज्ञान से और अन्य चीज़ों से किस प्रकार से संबंध है, इन पे हमें विशेष रूप से साथ ही साथ फोकस करना चाहिए। तो चलिए सर बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न ये कहता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ये असमंजस में रहते हैं कि सर ठीक है करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर पढ़ना कितना चाहिए, कितने लेवल तक हमें इसको कवर कर लेना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है सर। बच्चे बहुत भ्रमित होते हैं। जी सर। जैसे सर एक हाल ही की घटना में फिर फोकस ध्यान दिलाऊंगा। अभी राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि आखिर क्या वो राष्ट्रपति जी को, सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या वो राष्ट्रपति जी को सलाह दे सकते हैं, है ना। 14 प्रश्न किए हैं राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे याद करें अपन, तो आर्टिकल 143 भी यहाँ पर एक तरीके से कनेक्ट होता है। दूसरे एक संविधान का भी इसमें प्रश्न बनता है। तो हम कभी भी किसी भी इवेंट का, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड और उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसको उठाकर देख लें तो मेरे को लगता है कि इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात, एक तय सीमा की अगर हम बात करते हैं कि कितना पुराना पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सर, है उस पे अगर अपन बात करें तो मैं तो इतना ही एग्री करूंगा कि साल भर का। कभी कभी लोगों का कहना है कि एमपीपीएससी में 4 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा है। हाँ, कुछ योजनाएं तो इस पे सर मैं डिसएग्री करता हूँ। होता क्या है, हम बहुत अच्छे से ध्यान से देखते नहीं हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे को। आप देखेंगे तो हो सकता है 2017 के किसी डेटा की तुलना 2025 के किसी डेटा से की गई है। अब 2017 का हमसे वो डेटा पूछ लिया गया और हम सोचते हैं कि ये 2017 का करंट अफेयर्स है। और ये हमारे अंदर एक भ्रम की स्थिति बनती है। वास्तविकता यह है, जैसे इस बार ही पूछा था कि 2010-11 या 2004-5 से कितने गुना हो गई पर कैपिटा इनकम, है ना, आज कितने गुना हो गई पर कैपिटा इनकम। इस तरीके का कोई भी प्रश्न, सपोज दैट कहीं पे गेहूं के उत्पादन की बात की गई है और 2017 से आज 2 गुना हो गया, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। तो 2017 का अगर वो डेटा पूछ रहा है या 22 का पूछ रहा है या 21 का पूछ रहा है, तो आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो वो इकोनॉमिक सर्वे में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। हमारे साथ समस्या ये होती है कि हम पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कोई हमें उससे जिस्ट निकाल के दे दे और हम उसको जो है वो करें। पर वास्तव में ऑथेंटिक डेटा, और जिसको हम कहें कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत डेटा इकोनॉमिक सर्वे है, जिसको हम अलग रखकर नहीं चल सकते, है ना। और हम उसमें बिल्कुल ना भटकें और 10 में से एक प्रश्न सपोज दैट कभी ऐसा आ भी जाए तो उसमें परेशान होने की बजाय हम कोशिश करें कि 9 प्रश्न हमारे परफेक्ट बन जाए। सही बात।
तो यहाँ भी सर ये कहते हुए प्रतीत हो रहे हैं, सर ये बताना चाह रहे हैं बच्चों कि जो सरकारी आंकड़े हैं जो समय समय पर प्रकाशित होते हैं हमारी परीक्षा के 1 वर्ष के दौरान, उनका हमें मूल्यांकन इस तरीके से करना चाहिए यदि उनका संबंध किसी दूसरी योजना से है जो बिल्कुल हो सकता है कि उसके 2 साल पहले या 4 साल पहले लाई गई हो, तो उस योजना से भी हमें कहीं ना कहीं संपर्क बनाए रखना चाहिए। ठीक, तो सर बढ़ते हैं अब अपने तीसरे प्रश्न पे, जो ये कह रहा है कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है। वैसे तो आप बातों बातों में इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ स्पष्ट रूप से आप इस प्रश्न का उत्तर दे ही दो। बिल्कुल सर, जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं इसमें सही तरीके से तात्पर्य जो है हमको वो समझना चाहिए। सही तरीका ये है कि बहुत सारे आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है, पहले बच्चों के पास सर कंटेंट नहीं होता था। सही बात। आज की डेट में एक्सेसिव कंटेंट है। अब हमें उस एक्सेसिव कंटेंट में से कचरा कैसे बायफरगेट करना है और क्या इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच का अगर हम सामंजस्य बना लें तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताऊं, हर दिन लोगों को 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपने उस पर डालना है, इस वजह से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। बट वास्तविकता यह है कि हमें न्यूज़पेपर उठाकर यह देखना चाहिए कि कौन सी राष्ट्रीय स्तर की न्यूज है और कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्तर की न्यूज है जो हमारे एग्जाम में हिट मार सकती है। क्लियर। जैसे अभी हाल ही में एक घटना क्या हुई, बहुत अच्छी बात हुई, रामभद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, है ना। अब ये हमेशा के लिए बन गया है। अगर एमपी के कंटेक्स्ट से देखें, करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट से देखें तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, और अगर मिसलेनियस के कंटेक्स्ट से देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई। अगर इसी पे एक चीज और जोड़ लें तो पहला ज्ञानपीठ किसे दिया गया, इस तरीके से किस भाषा में दिया गया। मतलब पूरे टॉपिक को जितने भी डायमेंशन है उसको हर डायमेंशन से हमें कवर कर लेना है, क्योंकि अगर हमने जो डायमेंशन छोड़ दिया पेपर में वही एग्जैक्टली सर, पेपर में वही आना है। सही बात है सर। और इसमें सर एक चीज और होती है, मैं ये देखता हूँ कि जैसे हम सपोज दैट ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना, और आज की डेट में सपोज दैट भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। बिल्कुल। अब हम ये देखें कि हमारी किस घाटी में युद्ध हो रहा है, कौन सी जगह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, हमारा कौन सा एयर बेस महत्वपूर्ण है। अगर ये ज्योग्राफी के अंदर हमसे कहीं भी पूछ ले कोई ये घाटी कहां पर स्थित है, तो हमको ये नॉलेज में आना चाहिए, हमारे दिमाग में एक मैपिंग क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो वो इससे एक चीज ये क्लियर होती है, सपोज दैट वहां पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, हम यही देख लें तो इससे एक क्लियर होता है कि ज्योग्राफी का हमें वहां का नॉलेज है या नहीं है। हिस्ट्री वहां से उठा, ज्योग्राफी तो हमारे सिलेबस में है सीधे तौर पे, और इसी में सर हिस्ट्री उठाकर अगर हम देख लें तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस है हमारे सिलेबस के अंदर। बिल्कुल है। तो उसके अंदर हम ये उठाकर देख लें कि कैसे विभाजन हुआ, कौन सी परिस्थितियां थी, है ना, कैबिनेट मिशन के क्या प्रस्ताव थे, तो थोड़ा सा ये हिस्ट्री भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। और सर ये तो प्रश्न मतलब क्या कहूँ मैं, जो कहने जा रहा हूँ मैं तो सोच भी रहा हूँ कहूँ कि नहीं कहूँ, लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ लिया कि भारत पाकिस्तान का विभाजन रेखा का नाम क्या है, बिल्कुल सर, फिर मतलब ये बच्चा इधर ध्यान ही नहीं देगा, फिर ये बोलेगा कि ये कहाँ से रिलेट करें, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, करंट से, कहाँ से। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं ये करंट सिनेरियो चल रहा है तो उसके हर एक डायमेंशन को आपको कवर करना चाहिए। मान लीजिए यही पूछ ले कि 24 डिग्री जो है हमारा क्या बोलते हैं, जो अपनी अक्षांश रेखा है वो कहाँ विभाजित करती है, या किन दो देशों के बीच क्या बोलते हैं सीमा बनाती है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। सर्कल के बारे में थोड़ा सा पता, तो ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी तक ले जाएं तो वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। सही बात है। तो अच्छा अगला प्रश्न, जैसा सर ने अभी बताया, तो ये सारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सर अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पे आपको शेयर कर रहे हैं, और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी केवल यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंच सके और आप अपने परीक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, भटकाव से पूरी तरीके से मुक्त होकर। घोड़ा जिस तरीके से अपने आँखों को साइड से बांधकर सीधी दिशा में चलता है, तो आप भी सीधी दिशा में चलकर जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बिल्कुल सर, बच्चों का अगला जो प्रश्न है वो मैंने काफ़ी रिसर्च किए हैं, काफ़ी बच्चे जो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या करना है क्या करना है, तो फिर मैंने कहा एक आप मुझे लिस्ट बना के दो। उन्होंने लिस्ट बना के दी है, बस उसी लिस्ट को मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं। बिल्कुल सर, अगला प्रश्न ये है कि करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी कौन सी मैगजीन या सोर्स क्या हो सकता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है सर। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में सर भटकाव भी बहुत भटकाव है, तो थोड़ा सा शुरुआत मैं आपसे करूंगा। आपने
लगभग पिछले 3 वर्षों से एग्जाम के पहले बसंत पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें आप अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश तीनों को बहुत अच्छे से बायफर्गेट कर बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। सर ये बहुत अच्छा काम है आपका, और ये बच्चे इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। पर बच्चे अगर रेगुलर पढ़ना चाहते हैं सर, तो इनको 2 चीजें ध्यान देनी चाहिए कि जो न्यूज पढ़ रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है। बिल्कुल सर। इस पे हमें PIB और ANI 2 चीजों पर फोकस करना चाहिए कि PIB क्या कह रहा है और ANI की रिपोर्ट क्या कह रही है। सर एक बार उनके फुल फॉर्म बता दीजिए, बच्चे सर, इसी में उलझ जाएंगे। मैं तो सर इसमें ये चाहूंगा कि बच्चे सर्च करें सर। कारण है सर कि अगर सब कुछ उनको स्पून फिटिंग करके देने। बिल्कुल। मेरी क्लास में सर आपने एक चीज देखी होगी कि हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ होमवर्क करके लाओ। बिल्कुल सर, होमवर्क बहुत जरूरी है ना। हमारे सर भी अभिषेक खरे सर भी हमको यही बोलते थे जी कि आधा मैंने पढ़ा दिए, आधा अब आपके हवाले बतन साथियों। बात क्या होती है सर यहाँ पर कि हम PIB और ANI को अगर पकड़ के लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे सेगमेंट में चलते हैं, तो हमें जनसंपर्क की वेबसाइट देखनी चाहिए जो मध्य प्रदेश की न्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आप देखेंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट का जनसंपर्क अलग आएगा और MP का अलग आएगा। आप MP वाले पे फोकस करें, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का पकड़ेंगे तो थोड़ा सा भटक सकते हैं। बिल्कुल सर। और फिर तीसरी चीज पे आते हैं तो सर रोजगार निर्माण। अगर मध्य प्रदेश की तैयारी करनी है तो रोजगार निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वीकली न्यूज़पेपर है जिसमें आपको स्टेट की भी अच्छी न्यूज़ेस मिल जाती हैं, नेशनल में मिल जाती है और इंटरनेशनल में मिल जाती है। और अगर मेरे से एक ऑथेंटिक मंथली मैगजीन पूछी जाए तो मैं प्रतियोगिता दर्पण के साथ जाना चाहूंगा। उसमें कुछ अच्छे डेटा रहते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स बहुत अच्छे रहते हैं, और कभी कभी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि वहीं से उठा लेते हैं। बिल्कुल सर, है ना। मतलब हम खुद जब तैयारी करते थे तो हमारे टेबल पे जो रेगुलर किताबें वो तो होती थी, जी जी। लेकिन एक प्रतियोगिता दर्पण मंथली और रोजगार निर्माण ये होता ही था। मतलब खाने के बाद जो पाचन की जो क्रिया है ना, वो हो ना हो, लेकिन ये होना है। बिल्कुल। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय, स्पेशली मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश का ही पत्र नहीं पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश की योजना ही उसमें आ रही है, उस पर आपका ध्यान नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हैं आप किससे कितने कोसों दूर हैं। बिल्कुल सही है। तो बच्चों, ये सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले बच्चों को स्पेशली क्या करना चाहिए। करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए रोजगार निर्माण को विशेष रूप से फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आपको जो मंथली मैगजीन आती है सर रिकमेंड कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण की। और एक और बताइए, वो मैं चाहूंगा सर आप एक बार फिर से बताइए। बसंत पब्लिकेशन की बुक आती है, बसंत पब्लिकेशन की आपकी एग्जाम के 1 महीने पहले लगभग आ जाती है, और बहुत ऑथेंटिक सोर्स रहता है, आप उसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। हर एक शॉप में मिल जाती है वो बुक। बिल्कुल सर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो कहा है उसके लिए भी। और कहीं ना कहीं वो काफी बच्चों ने ऐसा बोला भी है। जी हाँ, रिव्यू अच्छे हैं सर। मैं बच्चों के माध्यम से ही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। सर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सर जो कुछ बच्चे हैं, कुछ MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे PEB व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ SSC की कर रहे हैं, कुछ रेलवे की कर रहे हैं, कुछ NDA की कर रहे हैं, कुछ UPSC कर रहे हैं, तो अलग अलग सेगमेंट है। तो अब करंट अफेयर की इनके लिए व्यक्तिगत रूप से क्या अलग अलग विशेषता है या कॉमन है, क्या स्थिति रहेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। देखिए, इवेंट तो एक ही है, करंट का कोई एक इवेंट हुआ, जैसे पुलवामा ही ले लेते हैं, अपन पुलवामा पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये तो इवेंट एक हुआ। बिल्कुल सर, इवेंट सबके लिए समान है। अब हमें ये उठाकर देखना पड़ेगा हर एक एग्जाम का कि पिछले 10 साल में उस घटना से या किसी भी घटना से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। मतलब पुलवामा जैसी कोई और घटना पहले हुई है तो आपने एग्जाम में इससे संबंधित किस फील्ड को कवर किया है। अपन इसको ऐसा उठाकर देखिए कि सिर्फ स्टैटिक पूछा है, सिर्फ डेटा पूछा है, कि सिर्फ उसमें जैसे यूपीएससी की बात करें तो एनालिसिस थोड़ा सा कभी कभी दे देता है, कभी कुछ स्टेटमेंट्स भी दे देते हैं, वो 1-2 की कैसा हुआ। एमपीपीएससी में फैक्ट्स एंड फिगर पे ज्यादा बात हो जाती है। अपन व्यापम या एसएससी की बात करें तो वो भी फैक्ट्स पर ज्यादा जाता है। पर बात क्या होती है कि इवेंट अगर इंटरनेशनल लेवल का है तो उसका स्टैटिक पोर्शन हमारे पास तैयार होना चाहिए, है ना। अपन एक एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा और ले लेते हैं। अभी यूएस जो है वो सब पे क्या कर रहा है, अलग अलग ड्यूटीज इंपोज कर रहा है ना। ट्रेड वॉर एक तरीके से चल रहा है
और हमारे यहाँ हम एमपीपीएससी की सिलेबस की बात करूं तो विदेश नीति भी है हमारे, उस पे फॉरेन ट्रेड भी है हमारे सिलेबस के अंदर। तो हम भारत की प्रमुख जो हमारे व्यापार नीतियां हैं कि हमारी यूएई के साथ कौन सी व्यापार नीति है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी कौन सी व्यापार नीति है, किन किन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमको पता होनी चाहिए। कुछ इकोनॉमी के टर्म जैसे हम अपन उठा के देखिए, डंपिंग क्या होती है, डुअल टैक्सेशन क्या होता है, ऐसे जो कुछ टर्म होते हैं इनके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। अगर हम इनको अवॉइड करके चलेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा यार कि ये पढ़ा तो था कहीं पर एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, क्योंकि वहां पे एग्जाम हॉल में हम बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं। तो जब हम उससे अपडेट रहेंगे तो चीजें बेहतर सर हमको देखने को मिलेंगी। सर मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो तैयारी करनी है वो सभी डायमेंशन को बराबर और ईमानदारी से करनी है, नहीं तो फिर अभी हम जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें सुना सुना सा लगता है और जब हम उस पर ढंग से ध्यान नहीं देते ना तो पेपर में फिर हमें सुना सुना सा लगता है। बिल्कुल, सुना और सुना सुना सुना, फिर वो सुना सुना सा लगता है यार कहीं तो सुना है, अब क्लिक नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी समस्या होती है कि ए लगाएं कि डी लगाएं, बी लगाएं कि सी। दो क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन होता है ना वो कहीं ना कहीं इसीलिए होता है कि हमारा डायमेंशन ओपन नहीं है। एग्जैक्टली सर, हमारा डायमेंशन ओपन नहीं है, दूसरा हमने रिवीजन नहीं किया। बिल्कुल सर, ये दो फैक्ट्स आते हैं। और कभी जीवन में इस तरीके का समंजस आए तो सर मैं तो एक ही सलाह दूंगा, जो फर्स्ट क्लिक किया। बिल्कुल सर, क्योंकि जब हमने कहीं पढ़ रखा है तब वो दिमाग पहली बार उसी को प्रोसीड करके दे रहा है। बहुत सही, मतलब ये है कि 99.99% वो सही होता है, बस हमें उसके प्रति विश्वास रखना पड़ेगा। चलिए, बहुत सही बात कही सर ने। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सर आप ये और बता दीजिए कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो जो ऑथेंटिक डाटा है, जो विश्वसनीय डाटा है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाए? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ मैगजीन उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ मैगजीन कुछ और बता रही हैं। अगर न्यूज़पेपर की मान लें तो फिर बंटाढार होना ही है कि फिर पता नहीं कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। तो सर प्लीज ये और बता दीजिए कि अगर ऑथेंटिक डाटा हम कहाँ से प्राप्त करें? इसमें दो बातें आती हैं और बहुत महत्वपूर्ण आती हैं। पहले तो सपोज दैट हम कुछ पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला ज्ञानपीठ। बिल्कुल। अब ज्ञानपीठ किसको किस साल मिला, अगर मैं इसको उठा के देखूं तो ज्ञानपीठ की वेबसाइट से बेहतर कहीं और नहीं दिया होगा। बिल्कुल क्लियर। तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं, सपोज दैट किसी नेशनल पार्क के एस्टेब्लिशमेंट को हमको पढ़ना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस नेशनल पार्क की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे ऑथेंटिक वो होता है। और इन सब चीजों को से भटकने से बचने के लिए एक डेटा सीट बना लेनी चाहिए सर अलग से। जैसे इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आप अपना एक डेटा सीट बनाइए। कोई पब्लिकेशन, कोई पुस्तक अपने हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे को का जिस दे रही है उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, पर आपकी अपनी एक डेटा सीट होनी चाहिए जो आपके द्वारा हैंड रिटन हो। उसमें पीआईबी, एएनआई, जनसंपर्क और जिस चीज को भी हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट। जैसे बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि खजुराहो डांस फेस्टिवल कब स्टार्ट हुआ है ना। आप खजुराहो डांस फेस्टिवल की वेबसाइट पे जाएंगे तो 1975 आएगा। हो सकता है किसी बुक में 1976 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बिल्कुल उसको गोली मारिए। आप ये दिमाग में रखिए कि वेबसाइट क्या दे रही है। हमको ये ध्यान देना है कि वो वेबसाइट अगर अपडेटेड वेबसाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, उस अपडेटेड वेबसाइट के अंदर डेटा क्या है। कोई भी हम सपोज दैट एक एग्जांपल और उठा के देखें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में इंडिया की रैंक कितनी है। बिल्कुल सर। हमसे ये उठाकर अगर पूछ रहा है तो हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक कौन सी है। एसडीजी के अंदर बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो हम एसडीजी की वेबसाइट पे चले जाएं, पीआईबी की वेबसाइट में चले जाएं, दोनों जगह एसडीजी का जो भी डेटा दिया रहे उसको ऑथेंटिक माने। और ये और देखें कि कैलकुलेशन कैसे हुआ है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सर 18th लिखा है, इसमें सर 14th लिखा है। तो कैलकुलेशन का उसका एक पैटर्न होगा, पहले हम उसको देखें कि किस प्रकार से उसने कैलकुलेट करके हमको दिया है। तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए एमपीपीएससी कभी कभी दो आंसर भी दे देता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं एसडीजी गोल का पीआईबी की वेबसाइट से। अब एसडीजी की वेबसाइट पे सपोज दैट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है दूसरे तरीके से कैलकुलेट करने के कारण, तो फिर वो दोनों को कंसीडर करेगा। बट आप अपने डेटा को जब उठाएं तो ऑथेंटिक वेबसाइट से उठा के उसकी एक डेटा सीट बना ले, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और कभी कंफ्यूजन हो तो सर आपका चैनल है ही, इस पे आप कमेंट करें, आपको इस पे जो रिप्लाई आएगा वो बहुत प्रॉपर आएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। बिल्कुल।
सर मतलब बच्चों, सर ने जो बात कही है उससे संबंधित मैं एक बात और रखूंगा। यदि आप सरकारी वेबसाइट से डाटा को तैयार करने की आदत डाल लेते हैं, बिल्कुल, तो होगा क्या कि जब रेट लगाने की नौबत आएगी तो आपका पक्ष भी मजबूत होगा, बिल्कुल। क्योंकि जब आप एसडीजी की बात कर रहे हैं, जब आप दूसरी अदर वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आयोग जब इधर से क्वेश्चन पेपर बनाता है तो कहीं ना कहीं चीजें कॉमन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कॉमन में आपका पक्ष पूरी तरीके से मजबूत रहेगा कि आपने जो आंसर दिया है उसका आप अपना एक्सप्लेनेशन भी सरकार की वेबसाइट से निकाल के देंगे, तो आपकी बात रखी जाएगी। बिल्कुल, और उस पे मानी भी जाती है। सरकार के द्वारा पब्लिश कोई पुस्तक हो या सरकार की वेबसाइट हो या फिर पर्टिकुलर उस चीज की, जैसे मैंने अभी नेशनल पार्क का एग्जांपल दिया या टाइगर रिजर्व का एग्जांपल दिया। हाल ही में मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व बन गए, है ना। अब हम लगभग 9 टाइगर रिजर्व के आसपास आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई राता पानी पहले बना या माधव नेशनल पार्क को पहले टाइगर रिजर्व बनाया, तो ऑथेंटिक वेबसाइट में जो दिया है वो मान्य होगा, जो टाइगर रिजर्व की वेबसाइट में दिया है वो मान्य होगा। कोई पुस्तक क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रहा है, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। सही बात। अच्छा, एक क्वेश्चन सर मुख्य परीक्षा से संबंधित है। वो आजकल मुख्य परीक्षा जो निकट भविष्य में होने ही वाली थी, बिल्कुल हाल ही में बस वो मतलब क्या कहें, हाथ आए मुंह न लगा वाली बात होगी, बस होते होते रह गई, आगे होगी निकट भविष्य में। तो मेंस वालों का ये प्रश्न है सर कि करंट अफेयर्स की जो भूमिका है वो मुख्य परीक्षा में किस हद तक है और कहां पर हमें उसको पुट कर देना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अगर मैं देखूं कि मेंस के पर्सपेक्टिव से। अभी मैंने कहा जैसे आपको कि एक डेटा शीट बनाइए। अब इस डेटा शीट को आप अगर यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट कर लीजिए। सपोज दैट हिस्ट्री का कोई इवेंट हुआ, उसके 300 साल पूरे हो रहे हैं, 500 साल पूरे हो रहे हैं, 150 साल पूरे हो रहे हैं, 1000 साल पूरे हो रहे हैं। सपोज दैट कोई घटना 1025 की है या कोई घटना लगभग 500 ईस्वी के आसपास की है या कोई घटना 1500 ईस्वी के आसपास की है, कोई घटना सपोज दैट 1925 की है। 1925 की घटना और 2025 की घटना 100 साल लगभग पूरे होते दिख रहे हैं, तो इनका एक अलग डेटा शीट बना लीजिए। अभी मैंने लोकेशन की आपसे बात करी, ज्योग्राफी का एक अलग डेटा शीट बना लीजिए। इसमें आप एनर्जी का कुछ डेटा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ डेटा है, जैसे गर्मी में बहुत ज्यादा हमें बारिश देखने को मिल रही है, आंधी देखने को मिल रही है, ये किस कारण से हो रहा है। इसमें वेस्टर्न डिस्टरबेंस का रोल है कि टेम्परेचर डिफरेंस का रोल है कि लोकल टेम्परेचर डिफरेंस का रोल है, किसका रोल है, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस है क्या। आपने को ये तो पता होना चाहिए ना कि कब आता है ना, कि ठंडी के मावठा को कहीं हम इससे कनेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। समझिएगा। तो हमारे दिमाग में ज्योग्राफी की ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पॉलिटी में भी मैंने बताया कि भैया आपसे कोई आर्टिकल पूछ ले, सपोज दैट नारी वंदन विधेयक आया है, तो इसमें किस किस आर्टिकल में चेंज होना है, हमारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कहां पर कौन से आर्टिकल पे चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन से नए आर्टिकल ऐड हुए हैं। ये आपके दिमाग में अगर रहेगा, वन नेशन वन इलेक्शन है, इसकी वजह से किन किन हमारे आर्टिकल्स में चेंज आना है, ये आपके दिमाग में होगा तो आपसे चीजें बहुत आसानी से बन जाएंगी। हाल ही में निकट भविष्य में राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कहां पर वर्णित है, किस प्रकार का सिस्टम है, किस आर्टिकल में डिफाइंड है, ये सारी चीजें अगर हमारे पास होंगी तो पॉलिटी का हमारे दिमाग में डेटा क्लियर रहेगा। सेम चीज इकोनॉमी के साथ होगी कि हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर किस प्रकार की चीजें हो रही हैं। हम अपन ऐसी बात करें अगर यहाँ पे सर कि हम बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर देख लेना कि किस प्रकार हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हम अरे यहाँ पे कौन सा बहुत अच्छा, जैसे कोई पूछे से का नियम क्या होता है, मैं दिमाग में होना चाहिए कि आखिर से का नियम कैसे लागू होता है ना। हमसे कोई पूछे गिनी गुणांक क्या होता है तो ये क्या होगा, पर कैपिटा इनकम से कैसे वो रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर हम उसको एकदम देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम पे क्यों फोकस हो रहा है, क्योंकि ये हमारी प्रगति का मापक है। वर्ल्ड बैंक उठाता है, IMF यहीं से उठाता है, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। लाडली बहना योजना आ रही है या दूसरी योजना आ रही है, हमको फ्री वीज लग रही है, पर सरकार इतनी बड़ी योजना पूरी दुनिया जिसको देख रही है उसको लागू कर रही है, तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल इस कारण को देखते हुए, उसके डेटा के एनालिसिस को देखते हुए हम अगर अपनी फैक्ट शीट बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आप करंट को यूनिट वाइज मेरे हिसाब से लेके आएंगे और हर आंसर में डालिए। सपोज दैट सर बच्चों पे लिख रहे हैं हम कुछ और हम करंट का IMR डाल दें
कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की, क्या स्थिति है भारत की, और भारत की विश्व में क्या स्थिति है। हम अपने जनसंख्या वृद्धि दर में ये डाल दें कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है, देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए, हम स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या कर रहे हैं, अगर हमसे कोई ये पूछ ले तो हम सीधा बता सकते हैं कि भारत स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम ला रहा है, इसका पेनिट्रेशन इतना बढ़ चुका है और इसका आगे इतना लाभ होने जा रहा है। तो आपका आंसर डायनेमिक हो जाएगा और आप दूसरे से एक नंबर तो 100% ज्यादा लेकर आएंगे, ये मेरा वादा है। मजदूरी से पूछे सर आईएलओ की रिपोर्ट डाल दीजिए, भ्रष्टाचार पूछे तो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हमने बात करी, आप वो डाल दीजिए। कुल मिलाकर आप करंट की रिपोर्ट्स को एक जगह रख लीजिए जिससे उस पर नजर पड़ती रहेगी, तो जो भी क्वेश्चन जैसा भी उसमें टच हो रहा है आप उसमें उसका डेटा एक लाइन का ही सही पुट कर दीजिए। और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लस्सी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन क्या देखने में अच्छी नहीं लगती तो लोग पीते भी नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको अंडरलाइन और इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाना, जो हाईलाइटेड उसको दिखेगा ना, तो हाईलाइटेड दिखेगी ना तो उस पे उसकी नजर जाएगी। और अगर नजर जाएगी तो ये मैं भी अपने अनुभव और दावे के साथ कह सकता हूं, जो सर ने कहा है, आपको एक नंबर औरों से बेहतर निश्चित मिलेगा, क्योंकि आप औरों से बेहतर हो। जब बेहतर हो तो उसका मूल्यांकन वहां पे मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। और अगला प्रश्न सर ये है कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स के कौन कौन से सेगमेंट पढ़ने चाहिए, जैसे राष्ट्रीय पे ज़्यादा फोकस करें कि अंतर्राष्ट्रीय पे करें, या किस पे फोकस करें किस पे नहीं करें, तो डायमेंशन मतलब आप एक बार सेक्टर बता दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका। इस पे मैं दो बातें इस पे रखना चाहूँगा। आप ये ध्यान दें कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप सपोज दैट एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एमपी के करंट को और नेशनल करंट को बहुत अच्छे से देखिए। आप अगर एसएससी बैंकिंग इनके एग्जाम दे रहे हैं तो इकोनॉमी के अंदर और नेशनल और इंटरनेशनल करंट पे ज्यादा फोकस करें। आप पीईबी की एग्जाम कोई सी दे रहे हैं, व्यापम की कोई सी एग्जाम दे रहे हैं, तो एमपी बहुत अच्छे से तैयार करिए, एमपी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल को इंटीग्रेट करिए। क्लियर है? तो यहां पे इंटीग्रेटेड अप्रोच चलनी चाहिए। सपोज दैट आपसे कभी ये पूछ ले कि सीएम राइज स्कूल का नया नाम क्या है, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि सांदीपनी स्कूल किसको बोला गया है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। फिर सांदीपनी आश्रम कहां है ये भी दिमाग में होना चाहिए। राम वनगमन पथ पढ़िए तो कृष्ण गमन पथ भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के किन 4 जगहों से कृष्ण जी संबंधित थे ये आपके दिमाग में 100% होना चाहिए। कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र कहां प्रदान किया गया यह भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जगह है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइएगा मुझे। कुल मिला के सर मेरा ये कहना है कि जब कभी भी किसी भी एक सेगमेंट को हम उठा रहे हैं तो अपने एग्जाम की प्रायोरिटी के बेसिस पर हम उसको इंटीग्रेट कर लें, है ना। कि मान लीजिए आईएमआर हम इंडिया का पढ़ रहे हैं और एमपी की एग्जाम देना है तो एमपी का भी आईएमआर पढ़ लें। एमएमआर हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो एमपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी का भी उसी के साथ लिख लें। फॉरेस्ट रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं नेशनल की, अगर हम एमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो एमपी की भी फॉरेस्ट रिपोर्ट साथ में लिख लें। इससे सर बहुत ज्यादा फायदा होता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि बच्चे बहुत अच्छा उसमें करते चले जाते हैं। बिल्कुल सर, इसी संबंध में एक और संबंधित प्रश्न है बच्चों का नहीं है सर, ये मेरा प्रश्न है और मैं अपने माध्यम से बच्चों को आपके द्वारा उत्तर के माध्यम से आकर्षित करना चाहूँगा कि जो बात है उस पर आप विशेष रूप से फोकस करें। सर जैसे बच्चे किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, ठीक, उसके बाद वो पढ़ते हैं कि उनको लगता है कि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और हम बस बनने ही वाले हैं डिप्टी कलेक्टर, और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं कि आप बने भी सही। लेकिन हम इतिहास पढ़ते हैं, हम भूगोल पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, हम एमपी पढ़ते हैं, हम पूरी साल तमाम सब्जेक्ट जो हमारे सिलेबस में हैं वो सब पढ़ते हैं। करंट की जब बात आती है तो हम लास्ट में एकदम मेंढक जैसे, बारिश के मेंढक जैसे निकल के सामने आ जाते हैं कि अब ये कहाँ से पढ़ा जाएगा। अब बताइए कि ये करंट अफेयर लास्ट के 1 महीने में पढ़ के संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। तो सर ये कब और किस तरीके से पढ़ने की अप्रोच होनी चाहिए, आप इसमें थोड़ा बच्चों को गाइड कीजिए। सर इसमें तो मैं मानूंगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं और बहुत संस्थानों से जुड़ा रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं अभी वर्तमान में। संस्थानों की एक बहुत बड़ी कमी है
तो करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बच्चे के सामने ऐसा फील कराते हैं कि करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि मैंने अभी आपको बताया कि वो ज्योग्राफी में भी दिखेगा, हिस्ट्री में भी दिखेगा, पॉलिटी में भी दिखेगा, इकोनॉमी में दिखेगा, इन्वायरमेंट में दिखेगा, टेक्नोलॉजी के अंदर दिखेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के अंदर दिखेगा, आपको ट्राइब्स के अंदर भी करंट अफेयर्स दिखेगा। बिल्कुल सर, दिखेगा, क्लियर। और अगर हम पर डे का करंट बनाते चले जाएं और वीक में उसको रिवाइज करते चले जाएं तो हमारे पास बहुत बेहतर हो जाएगा। संस्थानों को चाहिए कि पर डे, और अगर वो पर डे नहीं लगा पा रहे हैं तो हफ्ते में 3 दिन करंट अफेयर्स की क्लास को लगाना चाहिए। और मैं तो हमेशा पर डे के पक्ष में रहता हूं कि आप बच्चों को एक कम से कम गो थ्रू तो करिए कि आखिर कौन कौन सी घटनाएं आसपास घटित हो रही हैं। बच्चा स्वयं से करने में सक्षम होता तो संस्थान तक क्यों आता। बिल्कुल सही बात है ना, सही बात कही सर। तो सर मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आसपास हो रही घटनाओं को कंसाइज फॉर्म में बच्चों तक पहुंचाया जाए और उनको गाइड किया जाए कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। होता क्या है सर, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि वेटेज 50% करंट अफेयर्स का रहता है। कहावत है जो चर्चा में है वो पर्चा में है। बिल्कुल सही है ना। तो हमें किसी भी सब्जेक्ट का कौन सा पोर्शन चर्चा में है उसको आप नोट डाउन करते रहिए। सपोज दैट वो पोर्शन आपने आज नहीं पढ़ रखा है, ये बात मैं मानता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए ना। जब आप वहां पर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाएगा। सही हम ये वेट ना करें कि हमारे कोचिंग में जब वो हो जाएगा तब हम उसको नोट डाउन करेंगे। हो सकता है पढ़ाते समय टीचर भी मानव है, सही बात है, वह भी भूल सकता है कभी, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। और टीचर को अगर आप याद दिला देते हो, टीचर उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, तो आपके जो सोचने की क्षमता है उसका उत्तरोत्तर विकास होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि टीचर बुरा मानेगा, बिल्कुल नहीं मानते टीचर बुरा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, शिक्षक हमेशा बच्चे का हित चाहता है, अगर वो वास्तविक शिक्षक है तो। बिल्कुल सही बात है ना सर। कभी हो सकता है कोई भी चीज हमको याद ना आए, हम भी मानव हैं, तो हम पढ़ के पढ़ा देंगे। बिल्कुल सही। बट आप तक ऑथेंटिक डेटा पहुंचाएंगे और प्रॉपर तरीके से पहुंचाएंगे, उसमें कहीं भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। बस एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक व्यक्ति दोनों को थोड़ा सा पहचानना सीखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और कभी भी मदद लगे तो आप बिल्कुल हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आजकल ऑनलाइन माध्यम है जिससे बच्चों से कनेक्टिविटी बनती है। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप एमपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन आप खूब पढ़िए जोरदार तरीके से, पर अपनी कलम को चलाना कभी मत बंद करिए। आप जिस दिन कलम चलाना बंद कर देंगे एमपीपीएससी का सिलेक्शन वहीं पर रुक जाएगा। बिल्कुल सर। सर ने बहुत अच्छी बात कही। इसी संबंध में मैं भी एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जैसे सर अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो स्कूल एजुकेशन में भी लगभग 2 साल 4 साल के बाद सिलेबस चेंज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो शिक्षक पढ़ के ही पढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ही है, 5 साल हो जाते हैं तो उनको लगता है कि कुछ तूफानी कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो 5 साल 6 साल में सिलेबस चेंज कर ही देता है। सर थोड़ा सा इस पे इंटरप्शन दूंगा। बात क्या है कि जो शिक्षक स्वयं को अपडेट नहीं रखता वो शिक्षक वास्तविक रूप से है ही नहीं। यही बात पे मैं आ रहा था, यही बात कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रहा था। मुद्दे की बात ये है कि सर जो पढ़ के पढ़ाता है वही पढ़ा पाता है। बिल्कुल। और जो पढ़ के नहीं पढ़ाता उसमें जड़ लग जाती है, और जड़ लगा हुआ ज्ञान तो कहीं ना कहीं अपडेट दे ही नहीं पाएगा। हमें हमेशा एक शिक्षक के तौर पे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। और अगर मैं आपको अपडेटेड नॉलेज दूंगा तो आपको मेरी कद्र होगी और आपके कंटेंट की कद्र दुनिया को होगी। बिल्कुल सही बात। अगर एक शिक्षक के तौर पे मैं देखूं तो मेरे को ये दिखता है कि अनवरत पढ़ते रहना ही, कहते हैं ना कभी हम पूर्णतः शिक्षक बन नहीं सकते, सदैव विद्यार्थी रहेंगे तो शायद बच्चों की नजरों में एक शिक्षक हूँ। सही बात, बहुत सही बात कही। तो बच्चों ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है कि सर ने आज नहीं बताया है, सर भी मानव है, आज नहीं तो कल बता देंगे। बिल्कुल नहीं पता है तो पढ़ के बता देंगे। आप जिस मुद्दे को पढ़ेंगे जो आपने नहीं पढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा भटकाव हो सकता है। सर का कहना ये है कि जो शिक्षक है वो अनुभवी है, वो कम से कम समय में उसको बेहतर तैयार करके आपके समय का सम्मान करते हुए आप तक वो जानकारी पहुंचा देगा। ठीक। तो सर आज के पॉडकास्ट का ये आखिरी प्रश्न होगा। जी सर। और ये प्रश्न ये है कि जब सरकारी भर्ती की परीक्षा की तैयारी बच्चे कर ही रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट में कर रहे हैं, तो बहुत लंबी हमारी बातें चल गई हैं
और ये प्रश्न जो मैं पूछने जा रहा हूँ ये उन्हीं से ही संबंधित है जिसकी कहीं ना कहीं व्यवस्थित जानकारी आप दे भी चुके हैं। बस कंक्लूजन के फॉर्म में आप ये बता दीजिए बच्चों को कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का लाभ क्या प्राप्त होगा। करंट अफेयर को पढ़ने का लाभ यह प्राप्त होगा, पहला तो कोई डेटा आ गया, कहीं पे डेटा पुट करना है, कोई एसे लिखना है, कहीं पर आपको अपने आंसर को दूसरों से बेहतर बनाना है। और तीसरा और सबसे बड़ा लाभ जो होता है करंट अफेयर पढ़ने का वो यह होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हमको अपने से अछूता प्रतीत नहीं होता, दुनिया अपने साथ चलती हुई प्रतीत होती है, जो कि सिविल सर्विसेज या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का नेचर होता है कि अपने साथ अपने आसपास हो रही घटनाओं को कैरी करके चलता है। उससे वो सीधे तौर पे पूरा पेपर प्रभावित होता है और उस पेपर के प्रभाव को अगर हमें अनुभव करना है, आपने एक फील किया होगा आजकल टेक्नोलॉजी का वेटेज अपने आप पेपर के अंदर बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी की एज है, तकनीकी का युग है, बहुत तेजी से हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो एक अधिकारी बनने जा रहा है, एक सरकारी अधिकारी बनने जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी में बने, एमपीपीएससी में बने, एसएससी में बने, कहीं भी बने, अगर उसको तकनीक से संबंधित ज्ञान नहीं है तो वह पीछे रह जाएगा। तो हमेशा वो सेलेक्ट उस व्यक्ति को करना चाहेंगे जो तकनीकी का ज्ञान तो एक लेवल तक रखता हो। सही बात। तो आपको उस लायक अगर कोई बनाता है, एग्जाम के लायक कोई बनाता है तो करंट अफेयर्स है, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों बहुत ही अहम बातों के साथ सर ने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी दी हैं, ठीक, और ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपको नोट डाउन कर लेनी है और इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। और इन सब चीज़ों पर फोकस करते समय यदि आपको कोई भी समस्या आती है करंट अफेयर से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं वो लेके आने वाले हैं। बहुत जल्दी हम स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास भी लाएंगे। एक रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास तो रहेगी सही, जो कि शशांक सर आपको हर रोज़ एक क्लास देंगे। फिर हम एक एनालिसिस क्लास भी लाएंगे जिसके माध्यम से हम वीकली करंट अफेयर्स और फिर एक मंथली करंट अफेयर्स, मतलब जिस तरीके से आपका जो डायमेंशन ओपन होना चाहिए उन हर एक डायमेंशन के साथ हम क्या करेंगे, आपको खोलने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सर बताना चाह रहे हैं कि आप औरों से 1 नंबर बेहतर हो जाएंगे। यानी कि अगर किसी को 7 में से 5 नंबर मिल रहा है तो आपको 6 मिलेगा, यदि किसी को 9 नंबर नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको मिलेंगे मुख्य परीक्षा के अंदर, ठीक है। और यदि करंट अफेयर्स में प्रारंभिक परीक्षा का वेटेज देखें तो किसी को ऐसा लगता है यार ये प्रश्न कहाँ से आ गया, ये तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। आप उस स्थिति में होंगे कि ये तो मुझे पहले से ही पता था ये प्रश्न आएगा। बिल्कुल सर। तो ऐसी स्थिति में आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने करंट अफेयर्स को बेहतर करते रहिए। मुलाकात अगले किसी एक अहम मुद्दे के साथ दोबारा होगी। आज यहीं तक, जय हिंद।